हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में प्रतिरोधों के संबंध का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित स्थिति में हमें पता है प्रतिरोधों का जो हम कह सकते हैं कंडीशन होती है वो होती है P/Q=R/S। तो इसे हमें प्रूफ करना है और उससे पहले हमें बताने हैं किरचॉफ के नियम। तो शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 28। किरचॉफ के नियम। हम जानते हैं किरचॉफ के दो नियम थे। पहला नियम था जिसे हम कहते हैं संधि नियम, संधि नियम जिसे हम जंक्शन लॉ भी कहते थे। और जो दूसरा नियम होता है उसे कहते हैं बंद पाश का नियम, बंद पाश का नियम। तो संधि नियम आपको ध्यान हो, संधि नियम होता था कि किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका अर्थ है कि इसका फॉर्मूला है समेशन I इज इक्वल टू होता है 0। एग्जाम्पल से समझे तो हमने कहा यह एक संधि है जहां पर बहुत सारी धाराएं कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं। मान लेते हैं यह धारा है I1 धारा, I2, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। तो आप देख रहे हैं कि संधि की तरफ आने वाली जो धाराएं हैं वो I है, I1 है, I2 है, I3 है, ये संधि की तरफ आ रही हैं। और जो संधि से दूर जा रही हैं उन धाराओं का है I4 और I5 है। तो किरचॉफ का नियम कहता है संधि की तरफ आने वाली धाराओं और संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका अर्थ है कुल संधि पर जो कुल धारा होगी वो शून्य होगी। और यह हम कैसे कह सकते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। यदि सूत्र को जैसे हमने लिखा है समेशन I इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। और चूंकि संधि की तरफ जाने वाली धाराओं को धनात्मक लिया है तो संधि से दूर जाने वाली धारा I4 I5 को ऋणात्मक लेंगे, -I4 - I5 बराबर 0। या इसी नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 के बराबर होगा। I4 I5 को बराबर के उधर की ओर ले जाएं 0 की तरफ तो ये धन के हो जाएंगे। तो यह भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह जो हमारा नियम होता है यह होता है किरचॉफ का पहला नियम जिसे हम कहते हैं संधि नियम। और आप मेन इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे समेशन I इज इक्वल टू 0, अर्थात किसी संधि पर पहुंचने वाली या किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा नियम है बंदपाश का नियम। बंदपाश के नियम का अर्थ है कि यदि कोई हम क्लोज सर्किट लें तो उस क्लोज सर्किट में धारा तथा संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा उस बंदपाश में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन IR बराबर होता है समेशन E। यह हमारा कहलाता है बंदपाश का नियम। इसको डिटेल से समझने के लिए जो इसने कहा है कि हमको व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में प्रतिरोधों के जो हमारी कंडीशन है उसको प्रूफ करना है, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। तो अब समझते हैं पहले हम किरचॉफ का व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। आपको ध्यान हो ये व्हीटस्टोन सेतु का अर्थ होता होगा, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है और सेतु हम रखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की यदि 4 भुजाओं पर हम 4 प्रतिरोधों को व्यवस्थित कर दें और एक विकर्ण पर यदि हम एक सेल तथा एक कुंजी लगा लें, जबकि दूसरे विकर्ण पर जिसको हम सेतु कहते हैं उस पर 1 गैल्वेनोमीटर एक कुंजी लगा ली जाए तो हम कहते हैं कि यह व्यवस्था हमारी व्हीटस्टोन सेतु की कहलाती है। तो करते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। ये हमारी समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। इसमें इस वाली भुजा पर हमने ये भी एक विकर्ण है, मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है AB, इसको नाम दे दिया C और ये वाला बिंदु है हमारा D। तो ABCD है, इस पर 4 प्रतिरोध हैं, एक P, एक Q,
ये हो गया R और ये वाला हो गया S। और एक विकर्ण यानी कि AC को हम इधर की ओर से घुमा के दिखा रहे हैं जिससे डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए। आप चाहें तो इसको बीच से यहां पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा समझने में हमें परेशानी होती है, तो इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, विकर्ण A से C को मिला रहे हैं। तो एक सेल और एक हमने यहां पर क्या लगा दी, कुंजी लगा दी इस तरीके से। और दूसरा विकर्ण जो हमारे पास है ये BD, ये BD जो विकर्ण होता है इसी को हम सेतु कहते हैं। और यहां पर हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर और साथ में लगा देते हैं एक कुंजी। इस कुंजी को आप कह सकते हैं ये K1 है और ये वाली हमारी हो गई K2। अब ये सेल का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बहने वाली धारा की जो दिशा होगी वो धारा I यहां बचेगी। तो इस संधि A पर हम कह सकते हैं यहां से एक धारा आ रही है I, और यहां ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक AB की तरफ चली जाती है और एक AD की तरफ चली जाती है। तो मान लेते हैं जो AB की तरफ धारा जा रही है उसका मान है I1, और जो AD की तरफ धारा जा रही है मान लेते हैं उसका मान है I2। तो बिंदु A पर लिखते हैं, बिंदु A पर किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के संधि नियम से तो संधि नियम कहेगा जाने वाली धाराएं तो कौन सी होगी I1, I, संधि की तरफ जो जाने वाली धारा है वो है I, और संधि से निकलने वाली धाराएं कौन सी हैं वो है I1 और I2। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 के। ये हमें बात समझ में आती है। अब हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि संतुलन की स्थिति में, तो लिख लेते हैं सेतु संतुलन की स्थिति में। अब समझिए सेतु संतुलन की स्थिति क्या हुई। यदि सेतु कौन सा है, हमने कहा ये B और D भुजा क्या है, सेतु। यदि यह संतुलन होगा इसका अर्थ है B और D के विभव समान होंगे, यदि ये सेतु संतुलन में है। और यदि B और D के विभव समान होंगे संतुलन की स्थिति में, तो BD भुजा पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और इस स्थिति में जो इस बिंदु पर जो धारा आ रही थी I1, वही धारा इधर से इधर की ओर निकल जाएगी, यानी कि धारा क्या हो जाएगी I1। ठीक इसी प्रकार जो यहां पर जो धारा आ रही थी I2, वो धारा ठीक इतनी ही इधर निकल जाएगी और ये धारा क्या हो जाएगी I2। और ये धारा फिर C पर पहुंच करके यहां से फिर से धाराएं I1 और I2 मिल करके C पर फिर से संधि नियम लग जाएगा और I1 प्लस I2 बराबर I, यानी कि I के बराबर यहां इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो हम कहते हैं सेतु संतुलन की स्थिति में लिखते हैं BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः गैल्वेनोमीटर पर पाठ्यांक शून्य होगा। तो जब गैल्वेनोमीटर पाठ्यांक शून्य हो तो हमको समझ जाना चाहिए ये सेतु संतुलन की स्थिति में है, और वही सेतु संतुलन की स्थिति हम यहां ले रहे हैं। अब हम किरचॉफ के सेकंड लॉ जो कि बंदपाश का नियम है उसका उपयोग करते हैं और देखते हैं, इससे हमें यह नियम भी समझ में आ जाएगा और साथ में हमारे को किरचॉफ के द्वारा जो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में कंडीशन होती है वह भी हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो बंदपाश ले रहे हैं, बंदपाश ABD से, तो लिखते हैं बंदपाश ABD से। तो सबसे पहले A से B की तरफ गए तो धारा का मान क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है P। तो हम जानते हैं धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पूरे बंदपाश में इनका योग बराबर होता है उस बंदपाश में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो A से लेके B की तरफ चलें तो धारा का मान है I1 और प्रतिरोध है P, तो लिख लेंगे I1P।
फिर बी से डी की तरफ चलें तो यहां तो कोई धारा नहीं बह रही है क्योंकि संतुलन की स्थिति में है। फिर हम डी से ए की तरफ चलें। अब देखिए हमारे बंदपाश की दिशा है डी से ए की तरफ जाना है, लेकिन धारा की दिशा है ए से डी। तो हम जिस दिशा में चल रहे हैं धारा उसकी विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए धारा का निशान ऋणात्मक आएगा। तो क्या आ जाएगा -I2। और प्रतिरोध का मान क्या है R, इतना आ जाएगा। बाकी कोई भी इस बंदपाश में और कोई प्रतिरोध और कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। तो बाएं पक्ष हमारा इतना हो जाएगा बराबर। अब दाएं पक्ष होता था समीशन ई, क्योंकि इस बंदपाश में कोई भी सेल उपस्थित नहीं है तो हम कहेंगे कि इक्वल टू किसको हो जाएगा 0 के। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा I1P, ये इधर की ओर जाकर के माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा I2R। ये होगी समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार हम लिखते हैं बंदपाश, ये हमारा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। बंदपाश दूसरा ले रहे हैं BCD BC। इस बंदपाश का उपयोग करें तो सबसे पहले B से C की तरफ गए तो धारा है I1, प्रतिरोध है Q, तो दोनों का गुणनफल हो गया I1Q। फिर C से D की तरफ आए तो हम तो इस दिशा में चल रहे हैं C से D की तरफ, लेकिन धारा इधर की ओर चल रही है तो धारा का निशान ऋणात्मक हो जाएगा और साथ में प्रतिरोध क्या हो गया S। और जब हम D से B की तरफ जाएंगे तो यहां कोई धारा बह ही नहीं रही है। और इस पूरे सेल में, इस पूरे के पूरे बंदपाश में क्योंकि कोई सेल नहीं है तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया 0। I2S को इधर ले जाएं तो ये हो गया I1Q बराबर हो गया I2S के। ये हो गया समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग दे दें, ये हो गया I1P, ये हो गया I1P बटे इसका बायां पक्ष I1Q बराबर इसका बायां पक्ष I2R और इसका बायां पक्ष I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो ये हमारा आ गया P/Q बराबर हो गया R/S। और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि यदि व्हीटस्टोन सेतु का सेतु संतुलन की स्थिति में है तो दो संगत भुजाएं या जैसे प्रतिरोध है P तथा Q, इन पर उपस्थित जो प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का अथवा पार्ट। इसके अनुसार विभव मापी का सिद्धांत बताइए। इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रक्रिया को परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का अथवा। सबसे पहले हमें समझना है विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी हम कह सकते हैं एक ऐसा सर्किट है या आप ऐसा उपकरण भी बोल सकते हैं, लेकिन होता मुख्यतः ये सर्किट है कि जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को सही सही माप सकते हैं। और बात आती है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह भी हम कहते हैं उसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो हम एक वोल्टमीटर की सहायता से क्या विद्युत वाहक बल को नहीं नाप सकते किसी सेल के? तो बात आती है हाँ जरूर नाप सकते हैं, लेकिन जब हम किसी वोल्टमीटर को किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए प्रयोग करते हैं तो पूरा परिपथ क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में धारा बहती है। हालांकि कोई बाहर से हम कोई प्रतिरोध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ विभव का पतन हो जाता है, जिसके कारण हमें सेल का ठीक ठीक विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं होता। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वोल्टमीटर की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने पर जो हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है वह सेल के वास्तविक विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो यदि आप उसे सही सही मापना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोई एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसको लगाने पर परिपथ में धारा ही ना बहे। यदि परिपथ में धारा ही नहीं बहेगी तो इसका मतलब है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो वहां विभव पतन हो रहा है वह विभव पतन नहीं हो पाएगा, और उस स्थिति में जो हम सेल का विद्युत वाहक बल नापेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। विभव मापी इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। विभव मापी द्वारा जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापा जाता है तो उस क्षण
गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। इसका अर्थ हुआ कि परिपथ में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती। तो इस क्षण हमें जो सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है वो बिल्कुल सही प्राप्त होता है। इसलिए हम विभवमापी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, विभवमापी का सिद्धांत तो आपको समझ में आ गया होगा कि विभवमापी एक ऐसा सर्किट है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं। और वोल्टमीटर क्यों नहीं माप पाता ये भी हम बता चुके हैं। अब विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे मापा जाए, अब हम इसे समझते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापना। हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं इसे? सबसे पहले हमने एक बैटरी बना दी। बैटरी का अर्थ होता है सेलों का संयोजन। इसके साथ में हमने लगा दी एक कुंजी के, और इसी के बगल में हम लगा देते हैं एक रियोस्टेट। रियोस्टेट आप समझते हैं कि जो कि परिपथ में वोल्टेज के मान को और धारा के मान को नियंत्रित कर सके। यहां पर हम बना रहे हैं एक विभवमापी की वायर्स बना लेते हैं। ये हमने इसकी इतनी ही वायर बना रहे हैं। ये पॉइंट है हमारा ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट हम कह लेते हैं सी, और ये वाला पॉइंट है हमारा डी। यह विभवमापी की हमारी वायर्स हैं। हमने यहां से लाकर के इस कनेक्शन को यहां पर जोड़ दिया, और ठीक यहीं से एक दूसरा कनेक्शन ले गए, और जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उस सेल से इसको जोड़ दिया जाता है। यह हमने सेल से जोड़ दिया। आप चाहें तो यहां पर इस सेल का छोटा सा, आप चाहें तो आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा प्रतिरोध भी बना सकते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं यह है ई, और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। और इसी के साथ हम यहीं पर एक और कनेक्शन जोड़ रहे हैं, एक और सर्किट बना रहे हैं। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी, यानी कि प्रतिरोध बॉक्स। इस प्रतिरोध में अलग अलग मान के प्रतिरोध लगे होते हैं। जिस कुंजी को आप निकाल लेते हैं, इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध उतना ही हो जाएगा। मान लो इसमें 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 10⁻³ ओम के अलग अलग कुंजियां लगी है। मान लो आपने 100 ओम की कुंजी निकाली, इसका अर्थ है इस रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा। इसी के आगे हम क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा लेते हैं, यहां इसे जोड़ देते हैं। इसके आगे हम लगा लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक वायर निकलता है जिसके आगे एक जॉकी लगी हुई होती है, और उस जॉकी को हम इन जो हमारी आप कह सकते हैं ये क्योंकि जो वायर्स होती हैं, जो विभवमापी की एक अलग अलग वायर्स है, इनके ऊपर टच करा करके गैल्वेनोमीटर में संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो हमने कहा ये इस प्रकार से है। ये वाला बिंदु हमारा ए हो गया, ये डी तक हो गया था, मान लेते हैं ये बिंदु है ई, इसको ई मान लिया, और ये हमारा मान लेते हैं एफ, ऐसे मान लेते हैं इनके नाम। और यहां पर हम इस कनेक्शन को पूरा कर देते हैं। ये यहां पर हमारा कनेक्शन आकर के जुड़ गया। अब देखिए क्या होगा, सेल के इधर की ओर से धारा प्रवाहित होगी, तो धारा इस तरीके से बहेगी, और सेल के इस सिरे से भी धारा बहेगी यहां से। अब जब हम इस वाली कुंजी को ऑफ रखते हैं और इस कुंजी को ऑन रखते हैं, तो 2 धाराएं बहती हैं। इस सेल से बहने वाली धाराएं इस प्रकार से जाती है, और इस परिपथ में इस प्रकार से घूम करके, और जहां हम गैल्वेनोमीटर को मान लेते हैं, यहां पर कहीं यदि टच करवा दें, यहां पर टच करवा दें, तो इस सेल से जाने वाली धारा इस तरीके से यहां पहुंचेगी, और इस बैटरी से जाने वाली धारा इस मार्ग का चयन करते हुए यहां से इस तक पहुंचेगी। यह दोनों धाराएं बराबर और विपरीत होंगी। इस बैटरी से आने वाली धारा विपरीत हो जाती है इस सेल से आने वाली धारा की। तो ए से लेकर डी के बीच में तार की अलग अलग 1-1 मीटर की लंबाइयां होती है। जॉकी को खिसका के हम गैल्वेनोमीटर में संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। संतुलन की स्थिति का अर्थ है कि जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 दिखाए, उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में
जो स्थिति होगी वो संतुलन की स्थिति होगी और परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। उस स्थिति में हम इस सेल का कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने कहा कि मान लेते हैं, माना इस कुंजी को K1 नाम दे रहे हैं और इस कुंजी को नाम देते हैं K2। माना जब कुंजी K2 खुली है, जब कुंजी K2 खुली होगी तो धारा, ये वाली धारा इस मार्ग का चयन करेगी, ई से एफ की तरफ जाएगी सेल से होते हुए, क्योंकि ये वाला हमारा सर्किट क्या है, ब्रेक ओवर का। K2 को हमने ओपन करा हुआ है, ये सर्किट क्या है, खुला हुआ है, बंद नहीं है। तो धारा यहां से जाएगी गैल्वेनोमीटर तक। तो जब K2 खुली होगी तो क्योंकि रेजिस्टेंस से कोई भी धारा नहीं जा रही, रेजिस्टेंस बॉक्स से ही, तो लिखेंगे अतः तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा E, वह बराबर होगा, यहां पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं विभव प्रवणता, लिख भी लेते हैं, जहां हम फाई का इस्तेमाल करेंगे, जहां फाई क्या है, विभव प्रवणता। और यह डिटेल में आप इस चैप्टर में जाकर के इस डेरिवेशन को देखिएगा, वहां आपको डिटेल में ये चीजें समझ में आ जाएगी। और मान लेते हैं संतुलन की स्थिति हमें इस बिंदु पर मिलती है, ए से लेकर इस बिंदु तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं हमारी L1 है। तो ये हो जाएगा फाई इंटू L1 के बराबर हो जाएगा, E बराबर फाई इंटू L1, और ये होगी समीकरण 1। दूसरी स्थिति में हम K2 कुंजी को क्या कर लेते हैं, कुंजी लगा लेते हैं। तो सेकंड स्थिति लेते हैं, जब कुंजी K2 बंद है। जब कुंजी K2 बंद होगी तो उस स्थिति में जो धारा रहेगी वो इधर से इधर नहीं जाकर के इस मार्ग का चयन करेगी, और क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ ना कुछ प्रतिरोध निकाला हुआ होगा, इसलिए इस क्षण हमें सेल का विद्युत वाहक बल नहीं पता चलेगा, इसका टर्मिनल विभवांतर मिलेगा जिसको हम V से प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे V बराबर हमारा हो जाएगा फाई। और मान लेते हैं इस स्थिति में जो संतुलन प्राप्त हो रहा है दूसरी स्थिति में गैल्वेनोमीटर की, वो इस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, और इस बिंदु की स्थिति मान रहे क्या है, L2 है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी मान ली हमने, L2 है। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर हो गया फाई इंटू L2 के बराबर हो गया, ये हमारी होगी समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यह आ जाएगा E अपॉन V इज इक्वल टू फाई L1 अपॉन फाई L2। फाई से फाई कट गया तो हमें मिल गया E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 के, ये होगी हमारी समीकरण 3। तो समीकरण 3 हमें प्राप्त हो गई। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका सूत्र होता है E बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर होता है, ये मान लेते हैं समीकरण हो गई 4। इसी प्रकार किसी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है V बराबर होता है I इंटू कैपिटल R के बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। तो समीकरण मान लेते हैं ये है 5। तो E अपॉन V हमने यहां निकाला था, यहां भी E अपॉन V निकालते हैं 4 और 5 से, तो लिखते हैं समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा E अपॉन V बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन I इंटू कैपिटल R। I से I कट गया तो क्या आ जाएगा E अपॉन V बराबर आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आ जाएगा। मान लेते हैं ये वाली समीकरण है 6। अब आप देखिए समीकरण 3 का भी बाएं पक्ष E अपॉन V है और समीकरण 6 का भी बाएं पक्ष E अपॉन V है, तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 व 6 से, तो इसको लिख सकते हैं L1 अपॉन L2, ये हो गया R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यह हो जाएगा L1 इंटू R, L2 के यहाँ गुणा कर दे तो यह L2 इंटू R प्लस L2 इंटू स्मॉल r। इसको इधर ले जाएं तो यह आ जाएगा L1 R माइनस L2 R बराबर L2 इंटू स्मॉल r। हमें तो R का मान चाहिए स्मॉल r का, जो कि आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसे लिख लेंगे स्मॉल r
L2 इसके नीचे चल जाएगा, इन दोनों में R कॉमन है तो ऊपर आ गया L1 माइनस L2 कैपिटल R बटे L2 कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो एक तो आंतरिक प्रतिरोध का मान हमारे पास ये आ गया R बराबर R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। एक सूत्र तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं R बराबर कैपिटल R तो है ही, इसको लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 माइनस L2 अपॉन L2। L2 से L2 यानी कि 1 आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध का दूसरा सूत्र हो गया। तो चाहे आप इसका उपयोग कीजिए चाहे इसका उपयोग कीजिए, तो इस प्रकार से हम विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यह हमारा विभव मापी का सिद्धांत भी हो गया है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसका फर्स्ट पार्ट है क, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का मान ज्ञात कीजिए। तो यह है क्वेश्चन आंसर नंबर 29 का क पार्ट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम इस प्रकार से बना रहे हैं, ये मान लेते हैं हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, और इस पर एक हम दंड चुंबक रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने एक दंड चुंबक रख दिया, इस प्रकार से रख दिया, और ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो कि बी है। चुंबक हम जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से चलता है, यानी कि इधर की ओर शक्तिशाली उत्तरी ध्रुव होगा और इधर की ओर शक्तिशाली दक्षिणी ध्रुव होगा, तब चुंबकीय लाइंस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है चुंबक के बाहर। और जो हमने दंड चुंबक रखा है इसका उत्तरी ध्रुव इधर की ओर है और दक्षिण ध्रुव इधर की ओर है, और माना ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहे हैं वो थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब इस दंड चुंबक पर लगने वाले बल को हमें ज्ञात करना है जो कि बल युग्म होगा। तो कैसे काम करेगा, तो देखिए यह उत्तरी ध्रुव है तो ये उत्तरी ध्रुव इस पर प्रतिकर्षित बल लगाएगा, या यह जो दक्षिण ध्रुव है इस उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा। तो इस पर जो बल लगेगा वह बल इस दिशा में लगेगा, और इस बल का मान क्या होगा F। और ठीक इसी प्रकार यहां पर भी एक बल लगेगा दक्षिण ध्रुव पर, यह दक्षिण ध्रुव इस दक्षिण ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, यह उत्तरी ध्रुव इस दक्षिण ध्रुव को आकर्षित करेगा। तो यहां पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा, यह भी बल क्या होगा F। तो दो बल लग रहे हैं, एक इस दिशा में लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, दोनों बलों का परिमाण बराबर होगा। हम लिखते हैं, मान लेते हैं यह बल है F1 और यह बल लिखते हैं F2। तो लिखते हैं बल F1 बराबर होगा QM इंटू बी। QM इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है। इसी प्रकार जो F2 होगा उसका मान भी QM इंटू बी के बराबर होगा, क्योंकि जितनी ध्रुव प्रबलता उत्तरी ध्रुव की होती है उतनी ध्रुव प्रबलता दक्षिण ध्रुव की होती है। और चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्योंकि सब जगह स्थानों पर समान है इसलिए यह बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः F1 बराबर होगा F2 के, और इसको बराबर F ले लेंगे और F बराबर हमारा आ जाएगा QM इंटू बी के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि इस दंड चुंबक पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो परिणामी नेट बल तो शून्य होगा, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। देखिए इस बल को पीछे की ओर इसकी दिशा को पीछे ले जाएं तो ये जा रही है, तो इस बल की क्रिया रेखा ये है, और इस F2 बल की क्रिया रेखा ये वाली होगी। तो इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है, इसलिए हम कहेंगे यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, और उस बल युग्म का बलागुण होगा दोनों में से कोई भी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लिखते हैं इसे, हम लिखते हैं चूंकि F1 व F2 परिमाण में बराबर तथा विपरीत हैं,
हैं तथा दोनों की क्रिया रेखाएं अलग हैं, अतः यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जिसका बल आघूर्ण, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करेंगे। टाउ बराबर होता है दोनों में से कोई भी एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये हमारा सूत्र होता है। अब लंबवत दूरी निकालते हैं। लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? हमने इस बिंदु से N से यहां पर एक लंब खींचा। हम जानते हैं ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। और लंब ने जिस स्थान पर काटा, मान लेते हैं उसको कोई हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा है T। तो लंबवत दूरी क्या है? NT। तो लिखेंगे टाउ बराबर हमारा आ जाएगा कोई भी एक बल, यानी कि हो गया F, गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? NT। तो हम NT का मान निकालेंगे, तो हम लिखते हैं त्रिभुज NTS से, यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज NTS से। तो हमें क्या क्या पता है? हमें पता है S से लेके N तक की जो कुल लंबाई है, ये चुंबक की कुल प्रभावी लंबाई, इसे हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। हमें ये भुजा पता है, इस भुजा का मान निकालना है। तो जो भुजा हमें पता है ये है कर्ण, जिसका मान निकालना है NT, वो है लंब। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब यानी कि NT बटे कर्ण, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? NS। यानी कि लिख लेंगे NT बटे NS का मान आ जाएगा 2L। तो NT का मान आ गया, इस 2L की यहां साइन थीटा में गुणा हो जाएगी, तो 2L साइन थीटा हो गया। तो अब इस वाले सूत्र में टाउ बराबर F गुणा NT में NT का मान यहां से लिखते हैं और F का मान यहां से लिख देंगे। तो लिखेंगे टाउ बराबर F का मान कितना है? QM इंटू B गुणा NT का मान कितना है? इस NT का मान 2L साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं 2L इंटू QM बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M के। तो इसकी जगह ये रख लें, तो ये आ जाएगा हमारा टाउ बराबर, ये आ जाएगा M इंटू B इंटू साइन थीटा। और यह हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए दंड चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का या बल युग्म का सूत्र आ गया, टाउ बराबर MB साइन थीटा। जहां M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा क्या है? जो यह दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके क पार्ट को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ख खंड, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा ये ख खंड है और अंतर स्पष्ट करना है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय में। तो सबसे पहले लिख रहे हैं प्रतिचुंबकीय, दूसरा हमारा होता है अनुचुंबकीय और तीसरा हमारा होता है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। तो हमने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। और तीसरा हम लिख सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, यह चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली रूप से चुंबकित होते हैं। तो पहला हमारा ये आ गया, ये सब एक एक पार्ट है। दूसरे में हम कहते हैं इसको यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लें तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। इसका भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इसका समाप्त नहीं होता, लिखते हैं समाप्त नहीं होता। तो आप समझ जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, इसका भी समाप्त हो जाता है, इसका समाप्त नहीं होता। तीसरा है असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले भाग की तरफ आकर्षित होते हैं। अर्थात यदि एक ऐसा स्थान है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो ये कम तीव्रता वाले भाग की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं और आकर्षित होते हैं। ये जो हमारे होते हैं यह अधिक तीव्रता वाले भाग की तरफ आकर्षित होते हैं, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। और इसमें लिख सकते हैं यही अधिक तीव्रता वाले भाग की तरफ, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, रखते हैं। तो यह हमारा तीसरा हो गया। अगला आता है चुंबकीय प्रवृत्ति की यदि बात करें तो लिखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, ऋणात्मक होती है, कम तथा ऋणात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक होती है। और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति हम लिखेंगे अधिक तथा धनात्मक होती है, और आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्या कहा हमने, आपेक्षिक चुंबकशीलता जिसे म्यू आर कहते हैं, ये 1 से कम होती है। और इसमें ये म्यू आर का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। और इसकी बात करें तो आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, किससे, 1 से अधिक होती है। तो इस प्रकार उन चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय पदार्थों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का अथवा पार्ट है। और इसका क खंड है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम।
बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धाराखंड, हम यदि एक धाराखंड ले लें, इस प्रकार से ले लें, कोई हमारे पास एक धारावाही चालक है और मान लेते हैं उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस धारावाही चालक का हम कोई एक खंड ले लें, मान लेते हैं एक खंड लिया जिसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है मान लेते हैं वो डेल्टा एल है। तो इस धाराखंड में भी आई धारा बहेगी। तो इस धाराखंड में बहने वाली धारा के कारण इससे कुछ दूरी पर कोई यदि एक बिंदु ले लूं, मैं यहां पर मैंने एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं पी। इस पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे मैं डेल्टा बी से निरूपित कर रहा हूं, वह चुंबकीय क्षेत्र इस धाराखंड में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने क्या लिखते हैं, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, आई के। दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा धाराखंड की लंबाई जो कि डेल्टा एल है, डेल्टा एल के। इस धाराखंड के मध्य बिंदु को इस पी से मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है, इनके बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के। और इसके मध्य बिंदु से लेके इस बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है आर, जो कि यहां से लेके यहां तक की है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। यदि इन चारों को हम एक साथ जोड़ लें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर के। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया, एक कांस्टेंट ले लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में होगी आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर होगा। और यह हमारा क्या होता है, बायो-सावर्ट का नियम, जहां म्यू नॉट क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता कहलाती है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का परफेक्ट मान होता है, जिसको कि हम जानते हैं यह 10 की घात -7 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम बायो-सावर्ट नियम को समझ सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि किसी धारावाही चालक के किसी धाराखंड डेल्टा एल में बहने वाली धारा आई के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र धाराखंड में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, धाराखंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, धाराखंड के मध्य बिंदु से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इस धाराखंड से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह इतना लिख लेंगे, बाकी आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ख खंड इसका। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अब हम लेते हैं दो धारावाही चालक ले लेते हैं, जैसा प्रश्न में कह रहा है। मान लेते हैं एक में धारा बह रही है I1, दूसरे में धारा बह रही है I2। माना इन दोनों के जो बीच की दूरी है वह दूरी है R। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा, उस बल का जो प्रति एकांक लंबाई का मान होता है, यानी कि तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान F/L, इसका सूत्र हमें पता होता है कि बीच लगने वाले बल का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R के बराबर होता है। हमें तो एम्पियर की परिभाषा निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं यदि I1 बराबर हो जाए I2 के, और ये हो जाए 1 एम्पियर के। इसी प्रकार दोनों तारों के बीच की दूरी हो जाए 1 मीटर। यह मान यहां पर रख देंगे तो यह आ जाएगा F/L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई गुणा 1 गुणा 1 बटे 1, यानी कि आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर। F/L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और हम तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान जानते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि 2 की ऊपर गुणा कर दे 2 की नीचे, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं इसको। देखिए 2 की मैंने यहां कर दी, म्यू नॉट अपॉन 2 की 2 में गुणा होगी 2 दूनी 4 पाई। क्या आ गया F/L बराबर 2 गुणा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चूंकि हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 10 की घात -7। क्योंकि बल निकाल रहे हैं प्रति एकांक लंबाई पर, तो इसका मतलब होगा न्यूटन पर मीटर। तो यहां से हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि दो
सीधे समांतर तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि इन तारों की में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा तो तार की प्रत्येक अंक लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन होगा। तो इस प्रकार से हम 1 एम्पियर की परिभाषा को यहां पर क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं।